गाइस अब आते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स पे। कोलिजन थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहली चीज ये थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहे हैं? कोलिजन। एज द कोलिजन थ्योरी टर्म यू नो स्टेट्स, इधर ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a reaction takes place, a chemical reaction takes place only by collisions between the reacting molecules. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होंगे, कोलिजन से तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके गाइस, अब काम की चीज क्या है? कोलिजन हो गया और प्रोडक्ट नहीं बना, ऐसा भी हो सकता है। वो कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर गाइस? वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बनता है, ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। तो हम वही चीज लिख रहे हैं, बट नॉट ऑल कोलिजन आर इफेक्टिव। सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। इफेक्टिव का मतलब दे आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन्स result in product. Only a small fraction of the collisions result in product का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सबने तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बनाया। क्यों क्यों नहीं बनाया? उसके लिए दो कंडीशंस है गाइस। टू कंडीशंस फॉर अ कोलिजन बिटवीन reacting molecules to be effective. Effective होने के लिए what are the conditions for the collision to be effective guys? दो कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन देखो गाइस, उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो टकराए और प्रोडक्ट बन गया। तुम्हें पता है मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ है ना बच्चों? मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एनर्जी होती है। जिन मॉलिक्यूल्स की सफिशिएंट एनर्जी है, व्हेन दे कोलाइड दे फॉर्म प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो पहली चीज क्या है? द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स must possess sufficient kinetic energy to cause a reaction. कि उनकी इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बना सके। और दूसरा गाइस, the reacting molecules must collide with proper orientation. अब इसका मतलब क्या है? कि मॉलिक्यूल्स टकराए और ढंग से नहीं टकराए। जिस साइड से उन्हें अटैक करना था, जिस साइड से उनके ऊपर प्रोडक्ट बन सकता था, उस साइड से नहीं टकराए। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल। न्यूक्लियोफाइल है गाइस, या हमारा समथिंग न्यूक्लियोफाइल ही कहता हूं मैं। इट इज अ नेगेटिवली चार्ज एंटिटी, हाँ है ना? CO2 मॉलिक्यूल है गाइस। ये कार्बन पे अटैक करेगा या ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये बताओ मुझे भाई। ऐसे अंडरस्टैंड करो, तुमने बॉन्ड ब्रेक किया, C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल तो बेटा
कार्बन पे अटैक करना चाहेगा, हाँ या ना, राइट। अब बाई चांस ये बंदा यहां से अटैक करता है, ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करता है, डू यू थिंक इट विल फॉर्म प्रोडक्ट? कोलाइड तो कर गया, CO2 के बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इट हैज टू अटैक, इधर से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं, इट हैज टू अटैक फ्रॉम द साइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। दैट इज व्हाट आई मीन बाय प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी है, इवन देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस, हाँ या ना, राइट। तो अब हमने कहा ये थी कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन, क्लियर है गाइस? ये कंडीशन थी इफेक्टिव कोलिजन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए। लेकिन अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है, रिएक्शन रेट की बात करनी है, तो इट डिपेंड्स ऑन थ्री कंडीशंस गाइस, थ्री क्वांटिटीज। रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन थ्री क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी तुम समझ गए होगे गाइस। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगा? कि तुम्हारा कितने मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, हाँ है ना। तुम्हारा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन, हाँ है ना, कि करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ अटैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन, पहली चीज। दूसरा हमारा कितने मॉलिक्यूल्स का सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, और तीसरा कितने कोलिजन हो रहे हैं। हो सकता है उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो सकता है प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बहुत कम है जो कोलाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिएक्शन रेट स्लो होगा या नहीं होगा। So we need more number of molecules for the reaction rate to be fast. Number of collisions पे डिपेंड कर रहा होता है। When I am talking about कि यार number of molecules ज्यादा होनी चाहिए, what I am trying to say is number of collisions ज्यादा होनी चाहिए। number of collisions per second per unit volume कितने हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। हो सकता है मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं बट दे आर सो स्प्रेड आउट कि नंबर ऑफ कोलिजन्स आर वेरी लेस, तो रिएक्शन रेट ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो गया। तुमने उसकी कंटेनर की वॉल्यूम कम कर दी, नंबर ऑफ कोलिजन तुम्हारे अब ज्यादा हो रहे हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन रेट बढ़ गया। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस। हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो तीनों का इफेक्ट है ना, तीनों का इफेक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक का इफेक्ट पड़ेगा, तीनों का इफेक्ट पड़ेगा। एंड तीनों का मतलब अगर ये चीजें बढ़ेंगी तो तुम्हारा रेट बढ़ेगा, ये तीनों ही चीजें। प्रॉपर ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो तुम्हारा रिएक्शन रेट ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा है, रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। और अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो तुम्हारा रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। मतलब रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज थ्री क्वांटिटीज। तो वही मैंने लिखा है ZP&F। नाउ व्हाट डज ZP&F इंडिकेट? ठीक है, Z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को गाइस हमने एक और जगह भी पढ़ा हुआ है। कहां पे पढ़ा हुआ है? स्टेट्स ऑफ मैटर में, अगर तुम्हें याद हो, एंड में। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ या ना। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो तुम्हारा रिएक्शन रेट विल बी हाई। गुड। अब आते हैं P पे। P आर द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स यूनिट वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विद इफेक्टिव ओरिएंटेशन। इफेक्टिव ओरिएंटेशन का मतलब है करेक्ट ओरिएंटेशन, फ्रैक्शन का मतलब एक तरीके क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, हाँ या ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन, लेट अस से। क्लियर और नॉट? This P is telling us the probability of correct orientation. What is the probability कि जब collision हो रहा है then the orientation of the reacting molecules is correct. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं लास्ट F पे। बेटा देखो, सपोजिंग हमारे 100 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन है 0.1। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं 10 ही मॉलिक्यूल हैं जो कि करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ टकरा रहे हैं। अब समझ में आ गया बेटा? तो बेसिकली हाँ, यही बताना चाह रहा हूं मैं कि P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन। 0.1 है, 100 मॉलिक्यूल्स टकरा है, उसमें से 0.1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
इफेक्टिव ओरिएंटेशन या करेक्ट ओरिएंटेशन इज अ सिंपल टर्म। करेक्ट ओरिएंटेशन सिर्फ 0.1 की है, ठीक है ना बेटा। तो हम कहेंगे 0.1 इंटू 100 दैट इज द मॉलिक्यूल जो कि एक्चुअली तुम्हारा करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड कर रहे हैं। इसमें अभी एक और फैक्टर मिलेगा, वो फैक्टर ये बताएगा कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स की सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है टू फॉर्म प्रोडक्ट, जो कि हमारा एफ है। समझ गए बेटा? ये हमारा एक तरीके क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन। क्लियर यहां तक? अब एफ पे आते हैं। एफ बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद या विच possess sufficient energy to react। मतलब ऐसे मान के चलो 100 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे कोलाइड कर रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। उससे तुमने मल्टीप्लाई किया से 0.2, ये हमारा है करेक्ट ओरिएंटेशन बेटा, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब 20 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी करेक्ट ओरिएंटेशन है एंड दे आर कोलाइडिंग। फिर हमने उसे मल्टीप्लाई किया से 0.4 से, मतलब आफ्टर फ्रॉम 10 मॉलिक्यूल से 0.4 मतलब 4 मॉलिक्यूल्स आर द वंस व्हिच हैव गॉट सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। 10 में से तुम्हारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच हैव गॉट सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम रियलाइज करोगे क्या वैल्यू आ रही है। 100 में से 8 मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बना देंगे। 100 कोलिजन्स में से तुम्हारे 8 कोलिजन्स हैं जिनमें से प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और यही हमारा रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कराएगा, है ना, क्योंकि ये हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर गाइस? फील आई नहीं आई बच्चों? नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हें समझ आया नहीं आया? यस सर। क्लियर गाइस? राइट। तो हमने ये देख लिया। अब आते हैं यार, ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, इनको ये अकोमोडेट कहां पे करें हम? यार हमारा जो रेट था, रेट लॉ था, उसमें हम क्या कहते थे कि हमारा रेट इज के ए रेज़ टू पावर एन। वेयर डू वी अकोमोडेट ऑल दीज फैक्टर्स? भाई कंसंट्रेशन के तो ये फैक्टर ना है, ये सारे के फैक्टर हैं। दे डिसाइड द वैल्यू ऑफ के गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, करेक्ट ओरिएंटेशन एंड योर effective basically correct orientation, number of collisions and your sufficient kinetic energy। ये सारे के सारे फैक्टर्स के को डिटरमाइन करते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी। ओके गाइस, तो आते हैं आर्रेनियस इक्वेशन पे। आर्रेनियस इक्वेशन, आर्रेनियस इक्वेशन क्या कहती है? रेट कांस्टेंट इज पी जेड ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब बच्चों यहां पे जो हमारा P और Z है दे आर द सेम, और जो हमारा फैक्टर था विच टॉक्ड अबाउट सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट, वो फैक्टर ये हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अभी बताता हूं P क्या है बच्चों। P टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन का है। Z हमें क्या बता रहा है बच्चों? नंबर ऑफ कोलिजन्स। और हमारा ये पूरा फैक्टर ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये हमारा बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ना ना ना, अभी मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे, यू विल नो। ठीक है गाइस, यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? अब यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी था वो ये था, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन जो कि हमें बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। गाइस इसमें EA क्या है? EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों। EA हमारा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। It is the extra energy which has to be supplied to the reactants so that they form products।
तुम्हें याद होगा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एंड में हम कर्व्स कर रहे थे कुछ, अगर तुम्हें याद हो तो गाइस ये वही एक्टिवेशन एनर्जी है जो तुमने उस वक्त पढ़ी थी. इट इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू कॉज इफेक्टिव कोलिजन. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी दी जाए कि वो इफेक्टिव कोलिजन कर दे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रोडक्ट बना दे बेसिकली. फाइन गाइस, हमने कहा यार ये बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, दे आर टू मच. ठीक है ना गाइस, कि हमने करेक्ट ओरिएंटेशन भी दे मारा, नंबर ऑफ कोलिजन भी दे मारा, मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी दे मारा. टू मेनी एक्सप्रेशंस आर क्लटरिंग अप द इक्वेशन. तो हमने कहा पी और जेड को मिला दो, पी और जेड को मिला दो, तो के हमारा आ गया ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? नाउ वी हैव गिवन अ न्यू कांस्टेंट ए. ठीक है ना गाइस? ए को हम क्या बोलते हैं गाइस? ए इज योर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ये हमें क्या बता रहा है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन से, डू यू रियलाइज इट टेल्स अस नंबर ऑफ कोलिजन्स विद करेक्ट ओरिएंटेशन. हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन, व्हाट डज दैट गिव अस? नंबर ऑफ कोलिजन्स विद करेक्ट ओरिएंटेशन. हाँ या ना? वो हमारा ए है गाइस. समझे या नहीं समझे? ए इज योर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आरएनएस कांस्टेंट. ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? गुड. ये हमारा फॉर्मूला है के का, रेट कांस्टेंट का. बच्चों समझ गए गाइस? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ओके गाइस, एक्सप्रेशन दे के ही बताओ मुझे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? के इंक्रीज करेगा गाइस. ई बढ़ाओगे, इसको ऐसे समझो गाइस, इट इज, हाँ ये हमारा बेसिकली के की वैल्यू बढ़ेगी. इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड इट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. हाँ या ना? क्लियर गाइस? इट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. एक चीज और गाइस, अगर के बढ़ेगा, डू यू रियलाइज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? तो ये हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. क्लियर गाइस? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? गुड. एक चीज और बताओ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लेस है तो के की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम या ज्यादा? हाँ राइट, के विल बी मोर. जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम है उसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी. और तुम रिलेट भी कर सकते हो यार, तुम्हें जो रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, अगर वो एनर्जी रिक्वायर्ड कम है तो आसानी से प्रोडक्ट बनेगा ना गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? के की वैल्यू विल बी मोर. ठीक है ना गाइस? एक्टिवेशन एनर्जी लेस का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज लेस. तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो तुम्हारा योर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर. हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर हो गया नहीं हो गया? गुड. नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन गाइस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. हाँ बच्चों, क्वेश्चन बड़ा, रेट कांस्टेंट दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे दिया. फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब ए की वैल्यू दे दी, और उन्होंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी. कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक काम करो, इक्वेशन लिख दो, फिर समझ में आ जाएगा. के इज ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी. बेटा हमें रेट कांस्टेंट ये दे रखा है, रुको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं. ये हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ये हमें ई ए दे रखा है, और ये हमें के दे रखा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी. इस इक्वेशन में टी टेंडिंग टू इंफिनिटी डालो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा? के क्या होगा? ए. दैट इज योर आंसर. खत्म, क्वेश्चन इज ओवर.
अगर हम t टेंडिंग टू इंफिनिटी डालेंगे तो ये वैल्यू विल टेंड टू 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो हम कहेंगे एज t टेंड्स टू इंफिनिटी k टेंड्स टू a। अब समझ आ गया गाइस? और हम कहेंगे k की वैल्यू इन दैट केस क्या आ जाएगी, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। हाँ या ना? हाँ, ऑब्वियसली बात है, करेक्ट, लगाते हैं। ठीक है, क्लियर और नॉट? ये लो, मैं यूनिट लगाया था। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन बच्चों, या क्वेश्चन ही छोड़ो, मैं वैसे ही बता देता हूं। ग्राफ क्या होगा? ग्राफ मैंने बताया था ना, ग्राफ ऑफ के वर्सेस टी क्या होगा बच्चों? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, हाँ या ना? के वर्सेस टाइम, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू गो। ओके गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस आ गई, गुड। अब आते हैं आर्नियस इक्वेशन का ही लॉगरिथमिक फॉर्म। आर्नियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म, इसके ऊपर गाइस आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है k इज ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। एल एन ले लो दोनों साइड में, एल एन के विल बी इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, हाँ या ना? बोलो गाइस। अच्छा बच्चों, एक चीज और, हमने आर और टी का ये डिस्कस नहीं किया कि क्या होगा, व्हाट विल बी टेक इन टी एंड आर। गाइस टी तो हमारा केल्विन में होगा, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर की वैल्यू डिपेंड करती है कि तुम एक्टिवेशन एनर्जी को किस यूनिट में ले रहे हो। एक्टिवेशन एनर्जी अगर हमारी जूल में है तो आर की वैल्यू 8.74 उठा लो। एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी कैलोरी में है तो आर की वैल्यू 2 उठा लो, हाँ है ना? और बाई चांस किलो जूल या किलो कैलोरी तो प्लीज उसे पहले कैलोरी या जूल में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो तुम वैसे गड़बड़ करोगे। फाइन गाइस। एक चीज और, एल एन की जगह अगर मैं लॉग लूंगा तो क्या आएगा गाइस? हाँ, माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ठीक है बच्चों, ये हमारा किसको करेगा अफेक्ट? स्लोप को, स्लोप ऑफ अ कर्व या स्लोप ऑफ ग्राफ शोइंग एल एन के वर्सेस 1 बाय टी। गाइस डू यू रियलाइज दिस विल बी योर वाई इंटरसेप्ट? एल एन है तो हम कहेंगे दिस विल बी योर वाई इंटरसेप्ट एंड माइनस ई ए बाय आर विल बी द स्लोप, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। करेक्ट, this will be ln a and the slope is going to be minus ea by r, हाँ या ना? अगर हम log लेंगे तो slope will be minus ea by 2.303 r। ओके गाइस, गुड। अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एन इक्वेशन। हमें पता है रेट कांस्टेंट चेंज होएगा गाइस टेम्परेचर के साथ। वी वांट टू लुक एट द वैल्यू ऑफ k एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हम क्या करेंगे, वी विल लुक एट द इक्वेशन फॉर rate constant at different temperatures। हम कहेंगे पहले हमारा लेट अस अज्यूम टेम्परेचर T1, तो हमारा क्या आएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाय आर T1, हाँ या ना बच्चों? हम मान के चल रहे हैं ए और एक्टिवेशन एनर्जी, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर और तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, दे आर सेम। क्लियर और नॉट गाइस? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी तो सेम ही होगा। मतलब हम मान के चले इट इज कांस्टेंट फॉर दैट टेम्परेचर रेंज T1 T2। फाइन, तो दूसरा हमारा क्या आएगा, एल एन के टू विल बी इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर T2, हाँ या ना? बोलो गाइस। गुड, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो डू यू गेट एल एन के टू बाय के वन इज इक्वल टू ई ए बाय आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, हाँ या ना? हाँ बेटा, एल एन ए कट जाएगा, आई मीन आई एम डूइंग, अगर ये 2 है ये 1 है, आई एम डूइंग 2 माइनस 1,
दैट इज व्हाट वी विल गेट, जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और इस टाइप का एक्सप्रेशन तुमने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन काम की चीज क्या है, वो तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए देखा है, और वहां पे ई के बजाय क्या होता था गाइस, डेल्टा एच बाय आर, इफ यू रिमेंबर। हाँ या ना गाइस? यस सर। आर की वैल्यू 2 ही हम नॉर्मली लेते हैं इन केसेस में। आर की वैल्यू या तो 2 होगी अगर हमारा कैलोरी में दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर हम आर की वैल्यू लेते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं जूल में, तो आर की वैल्यू आएगी 8.314, अगर हमारा आंसर एक्टिवेशन एनर्जी हमें जूल में दे रखी है तो। क्लियर बेटा? गुड। एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन। बच्चों बच्चों क्वेश्चन पढ़ा। इसने पूछा है हाउ मच फास्टर वुड अ रिएक्शन प्रोसीड एट 25 डिग्री सेल्सियस देन एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहली चीज तो पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है क्योंकि के बढ़ता है। अब उसने रेट ऑफ रिएक्शन का पूछा है कितना टाइम्स फास्ट होगा। हम कहेंगे कंसंट्रेशन तो तुम्हारी वही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, के ए रेज़ टू पावर एन, कंसंट्रेशन तो वही है जो भी है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि के बढ़ रहा है। तो हम रेदर देन फाइंडिंग आउट R2 by R1 वी कैन सिंपली से जो K2 by K1 की रेशियो है वही तुम्हारा बताएगा कि कितने टाइम्स बढ़ गया। हाँ या ना? मतलब रेदर देन राइटिंग डाउन ln K2 by K1 की जगह हम R2 by R1 भी डाल सकते हैं। हाँ या ना? क्लियर गाइस? फर्क क्या पड़ता है, हमें तो R2 by R1 की वैल्यू निकालनी है ना। मैं कह रहा हूँ R2 by R1 इज नथिंग बट K2 by K1। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो इसकी जगह में लेट मी पुट R2 by R1। हाँ या ना बच्चों? क्योंकि रेट इज नथिंग बट के ए रेज़ टू द पावर एन। करेक्ट बच्चों? हमारा जो यहाँ पे स्पीड अप हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ के। क्लियर गाइस? तो हम R2 by R1 इज नथिंग बट K2 by K1। यहाँ पे हम कहेंगे ln R2 by R1 विल बी इक्वल टू EA which will be 65 into 10 raised to the power 3 by 8.314, 1 by T1 which is 1 by 273 minus 1 by 25 डिग्री सेल्सियस which is 298। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? हमें यही पूछा है कितना टाइम्स फास्टर हो गया, तो बेसिकली R2 by R1 की ही हमें वैल्यू चाहिए। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? बोलो गाइस। आई डोंट थिंक सो, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। अब आते हैं ट्रांजिशन स्टेट पे बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट, अब हम कर्व्स करने वाले गाइस, वही कर्व जो किसी जमाने में हमने किस में पढ़े थे गाइस, केमिकल इक्विलिब्रियम में। वही कर्व्स आने वाले हैं। तुम्हें याद होगा गाइस जो पीक आती थी उसको हमने क्या बोला था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या अनदर नेम फॉर इट इज ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आई थिंक वाज द टर्म वी यूज्ड, आई एम नॉट टू श्योर, मेरे ख्याल से यही टर्म मैंने यूज करी थी। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, वो स्टेट जिसके बाद तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोड साइड में चला जाता है। ओके बच्चों? तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, इट इज द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स in which old bonds are breaking and new bonds are forming। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? That is your transition state. It is a highly unstable state, मतलब it will be having maximum energy guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको देखो किस रिएक्शन के साथ, SN2, उसमें तुम्हें याद है ट्रांजिशन स्टेट आता है। हाँ है ना? देखो उसको CH3Br है हमारे पास, उसमें हमने क्या डाला बच्चों, OH माइनस। ये क्या बनाएगा गाइस, यू नो दिस थिंग, यू नो दिस डायग्राम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। यहां पे तुम्हारा क्या आ गया, OH ने बैकवर्ड साइड से अटैक किया, यहां पे हमारा ब्रोमीन है। नाउ दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन और OH का बॉन्ड बन रहा है। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। हाँ है ना? इसको तुम मुझसे भी रिलेट कर सकते हो गाइस, किससे बच्चों, करेक्ट ओरिएंटेशन। अगर OH माइनस Br के साइड से अटैक करता तो तुम्हारा प्रोडक्ट ना बनता, that would not have been the correct orientation। करेक्ट ओरिएंटेशन तब होती जब OH माइनस ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा होता टू दैट ऑफ Br। ठीक है बच्चों?
उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, गिविंग अस द फाइनल प्रोडक्ट एज what you do get is this product। और ये हमारी क्या आती है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट, हाँ या ना। तो लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम्स। विल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ डायग्राम्स। अच्छी चीज ये होगी अगर तुम उसे समझ जाओ और ये भी समझ जाओ ये डायग्राम में हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है विद स्लाइड मॉडिफिकेशन। ये डायग्राम्स किस चीज के हैं बच्चों, दे आर थोड़ा सा ऑफ स्क्रॉल अप, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। आवाज ही नहीं आई बेटा। मैं कह रहा हूँ स्क्रॉल अप कर दो थोड़ा सा। अच्छा कौन सा बच्चा है ये सर सो ये ओके ये आ बेटा, टाइम लगेगा अभी। नो सर डन। इतने में ही डन हो गया, ओके सर एक बॉन्ड लिखना था बस। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम कहेंगे यहां पे हमारा है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे हमारा है एनी रिएक्शन कोऑर्डिनेट। हम क्या कहेंगे, दिस इज अ काइंड ऑफ डायग्राम यू एक्सपेक्ट। डज इट रियली मैटर? तो सही में हद कर दी बच्चे ने, कुछ नहीं। अरे यार स्मूथ डायग्राम नहीं बन रहा ये भाई। ठीक है बच्चों, दिस इज अ डायग्राम। हम कहेंगे ये क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट था, फाइनली में हमारे पास प्रोडक्ट है। दिस इज बेसिकली टेलिंग अस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट गाइस। दिस इज टेलिंग अस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हाँ या ना। दिस वैल्यू इज टेलिंग अस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके बच्चों, अब गाइस एक काम की चीज, व्हाट इज दिस, कैन वी से दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब अगर मैं इसको, ये जो वैल्यू है हमारी, इसको मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूं बच्चों, डोंट से इट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स भी तो यही है। आई एम कंसिडरिंग साइन ऑल्सो ओवर हियर, साइन भी हमें कुछ बताएगा। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच रिएक्शन which is nothing but energy of products minus energy of reactants। हेस लॉ में पढ़ा है नहीं पढ़ा है गाइस? हेस लॉ क्या बताता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज डेल्टा एच रिएक्शन, हाँ या ना। एच ऑफ पी माइनस एच ऑफ आर इज डेल्टा एच रिएक्शन। तो बच्चों मुझे यहाँ पे बताओ डेल्टा एच रिएक्शन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा गाइस? नेगेटिव आएगा। वी आर टेकिंग, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, हाँ या ना। तो डेल्टा एच रिएक्शन नेगेटिव आएगा, आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट्स आर स्टेबल देन प्रोडक्ट। सॉरी मैंने गलत बोल दिया ना, मैंने कहा ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, हाँ या ना। गलत बोला था ना मैंने, राइट। तो आइडिया क्या है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आनी भी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी ना गाइस रिएक्शन में, जो कि हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पे जो डेल्टा एच रिएक्शन आएगा दैट विल कम आउट नेगेटिव। क्लियर और नॉट? बच्चे बोल ही नहीं रहे। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बोलो भाई। Yes, sir. So the reaction is basically exothermic, हाँ या ना। This is a curve for exothermic reaction. Clear guys? बच्चों बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? Yes. प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, इसलिए जब तुम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स करोगे तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और तुम देख भी सकते हो यार जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है तो एक्सेस एनर्जी बाहर गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर गाइस? अब आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। हमने क्या कहा था, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें रिएक्टेंट को सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट्स, हाँ या ना। The energy that has to be supplied to reactants to form products. Do you realize guys that is going to be this? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों?
This is the energy which has to be supplied to the reactants so that they form products. This is the activation energy, guys. ये ना मेरा एरो सीधा नहीं है, तो पहले मैं एरो को स्ट्रेट, हाँ, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना बेटा। और ये हमारा टॉप पे क्या है, दिस इज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट के बाद तुम्हारे जो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड्स हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट के बॉन्ड्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। समझ आ रहा है, नए बॉन्ड्स बनने शुरू हो गए, पुराने बॉन्ड्स टूटने शुरू हो गए। क्लियर गाइस, बेसिकली इट विल स्लिप ओवर टू द प्रोडक्ट साइड, हाँ या ना? गुड, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट। अगर तुम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना चाह रहे होते, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता, कोई बताओ मुझे, इसी डायग्राम में बताओ। डेल्टा एच भी ऐड हो जाता है उसके लिए डू यू रियलाइज गाइस, दिस वुड हैव बीन द वैल्यू। प्रोडक्ट को कितनी एनर्जी दी जाए कि वो रिएक्टेंट साइड में वो कर्व में स्लिप कर जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई ट्रांजिशन स्टेट तो इन एनी केस अचीव होगी, तो प्रोडक्ट को तुम इस प्रोडक्ट को कितनी और एनर्जी दो सो दैट इट स्लिप्स ओवर टू द रिएक्टेंट साइड। So this will be the activation energy for products giving reactants, backward reaction basically. When I am saying products giving reactants, what I am talking about is a backward reaction. Forward reaction के लिए this was the activation energy, backward reaction के लिए this is the activation energy, जिसकी जरूरत तुम्हें कहाँ पे आती है, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अब गाइस यहाँ पे काम की चीज सिर्फ एक थी जो मुझे बतानी थी, that is delta H reaction can be written as energy of products minus energy of reactant, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर क्या है बच्चों, नेगेटिव, राइट। अब फिर से आते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। This is what we have got, guys. इसमें this is the energy of reactants, this is the energy of products. हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा गाइस, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, डेल्टा एच रिएक्शन, it is energy of products minus energy of reactants. This value will come out what? Positive. Endothermic reaction, हाँ या ना? ये this is a curve for endothermic reaction, that was a curve for exothermic reaction. That's the only difference. एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। बेसिकली वो कर्व एंड और स्टार्ट कहां से हो रहा है, वही चीज डिफरेंट है, ठीक है ना बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी बच्चों, इट इज गोइंग टू बी दिस, हाँ या ना? दिस इज गोइंग टू बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? दैट्स गुड। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, ये, हाँ या ना? किसी बच्चों को डाउट? गुड, क्लियर हो गया। ये हमारी कैसी रिएक्शन आ गई, एंडोथर्मिक। वही प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, उन्होंने कहीं से एनर्जी ली है, कहीं से उन्होंने वो हीट एनर्जी ली है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना है एंड प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनाना। लेट अस टेक दिस कर्व ओनली। I am assuming the reaction to be exothermic. ठीक है बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन टू बी एक्सोथर्मिक।
दिस इज योर डेल्टा एच रिएक्शन, हमें पता है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. नाउ this will be your activation energy for forward direction, this will be your activation energy for backward direction. Clear or not guys? अब यहां पे एक काम की चीज बच्चों, ध्यान से देखो, हमने डेल्टा एच रिएक्शन को क्या लिखा था, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, हाँ या ना? इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. इट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. गाइस समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे. पक्का? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है इसमें? बोलो गाइस. No, sir. ये इंपॉर्टेंट है. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट विल गिव यू डेल्टा एच फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन. गाइस समझे या नहीं समझे? गुड. आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं. मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर तो निकाल चुके होंगे बच्चों. अरे क्वेश्चन बढ़ो गाइस. कम ऑन बच्चों. वेरी गुड. हाँ या ना? गुड, दैट इज योर आंसर. इट विल बी -110. अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शन में बच्चों आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ध्यान से सुनना गाइस. हम कहेंगे ए गिविंग बी था, बी गिविंग ए था, इसके लिए के एफ है, के बी है. रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. हम कहेंगे के एफ को हम क्या लिख सकते हैं, A1 e raised to पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड बाय आर टी. फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ या ना? के बी को हम क्या लिख सकते हैं, उसका कोई फ्रीक्वेंसी फैक्टर A2 मान लो, e raised to पावर माइनस ई ए बैकवर्ड बाय आर टी. बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी. लेट अस डिवाइड द टू. दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बच्चों हमारा, के इक्विलिब्रियम. K equilibrium will be A1 by A2 e raised to power minus EA forward minus EA backward by RT. हाँ या ना? बोलो गाइस. हम कहेंगे यहां से K equilibrium क्या आ गया, let this A1 by A2, it is a constant, let it be A. तो ये बन गया A e raised to power minus delta H by RT. हाँ या ना? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड क्या होता है, डेल्टा एच रिएक्शन. अब तुम्हें ये फॉर्मूला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जिससे हम ln k2 by k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर 1 by t1 माइनस 1 by t2 उठाते हैं. लिख देता हूं मैं यहां पे, ln k2 by k1 इज इक्वल टू, होल्ड ऑन गाइस, आवाज नहीं, क्या कर रहे हो भाई, शांति, इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर, होल्ड ऑन, डेल्टा एच बाय आर 1 by T1 माइनस 1 by T2. हाँ या ना? ये फॉर्मूला आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और तुम ln ले लोगे और दो टेम्परेचर की वैल्यूज पे दोनों के इक्विलिब्रियम देख लोगे. यहाँ पे K1 एंड K2 आर नॉट रेट कांस्टेंट्स, दे आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स. बच्चों समझ में आया नहीं आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टू डिफरेंट टेम्परेचर. ये तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है. व्हेन वी डिस्कस के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. गाइस समझे या नहीं समझे बच्चों? यहाँ पे K1 एंड K2 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब बच्चों ध्यान से सुनो, तुमने ये चीज पढ़ी है या नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो रिएक्शन कहां पे जाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हो, डू यू रियलाइज रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. Yes, sir. जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. हम कहेंगे यार हमने तो पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो. यहाँ पे हाउ डू यू जस्टिफाई कि एक बार रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, एक बार रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है. सपोजिंग रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे थी,
अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी और टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा सपोजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी और टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन बैकवर्ड चली गई। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? जबकि हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, हम कहेंगे ध्यान से देखो, तुम्हारा केएफ बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि गाइस अंडरस्टैंड करो, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो तुम्हारा केएफ भी बढ़ा, के भी बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन कौन सा ज्यादा बढ़ेगा यू डोंट नो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हारा क्या होगा बच्चों? केएफ ज्यादा बढ़ गया केबी से, तो मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो तुम्हारा पहले थी, अब वो वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई तो रिएक्शन कहां चली गई? फॉरवर्ड चली गई। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो तुम्हारा केएफ भी बढ़ा, केबी भी बढ़ा, लेकिन के भी केएफ से ज्यादा बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई और रिएक्शन एक तरीके से बैकवर्ड चली गई। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड से ज्यादा रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके खिसक गई। समझा नहीं समझे गाइस? लेकिन हम जो बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, वो दोनों का बढ़ा है, फॉरवर्ड का भी बढ़ा है, बैकवर्ड का भी बढ़ा है। सपोजिंग हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन ना होती तो हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें हम क्या कहेंगे? इट डिपेंड्स के ओवरऑल रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि केएफ ज्यादा बढ़ गया या के भी ज्यादा बढ़ गया। समझे या नहीं समझे गाइस? क्योंकि यहां पे इस फॉर्मूले में अगर तुम देखो तो डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ये वही काम करेगा जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाना। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो तुम्हारा ऑपोजिट चला गया। समझे या नहीं समझे गाइस? तो अगर तुम डेल्टा एच बाय आर फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अंडरस्टैंड करो बच्चों, हम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? क्लियर है? गुड। यार ये जो मैंने अभी पूरा बोला है, ये लिखने की भी जरूरत है, लिख देता हूं। फॉर विद rise in temperature, Kf and Kb both increase. Relative increase in Kf and Kb decides direction of reaction. ऑनलाइन वाले में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये चीज समझ में नहीं आई जो मैंने अभी लिखी है? बोलो गाइस, बच्चों बताओ। आगे से सबको आ गई? वेरी नाइस। अब आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट? बच्चों कैटलिस्ट क्या करता है? व्हाट डज कैटलिस्ट डज? कैटलिस्ट चेंजेस द pathway of reaction. प्रोडक्ट वही बन रहा है, रिएक्टेंट वही है, लेकिन जाने का रास्ता चेंज कर दिया, एक ऐसा रास्ता चूज कर लिया जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक ऐसा पाथ लिया जहां के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चे बोल ही नहीं रहे। बोलो गाइस, समझे या नहीं समझे? मतलब इसको कर्व के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में ऐसे देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द नॉर्मल डायग्राम। एक काम करता हूं मैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन लेता हूं, कन्वीनियंट रहेगा। और ऑन गाइस, ठीक है बच्चों, ये था फाइन।
ये हमारा क्या था, तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलाइज्ड रिएक्शन में उसने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, रिएक्शन का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो तो सेम रहे, लेकिन जो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर और नॉट? पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी अनकैटलाइज के लिए, कैटलाइज के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई। समझ में आया या नहीं आया? दिस इज बेसिकली EA एंड दिस इज EA फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। क्लियर और नॉट गाइस? और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये तो हमारा फॉरवर्ड है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर तुम सोचो तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। समझ में आया या नहीं आया गाइस? प्लीज लेट मी नो। बच्चों हाँ, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. गुड। हाँ बेटा करेक्ट, वो बिना कैटलिस्ट वाली है। नीचे वाली जो है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो तुम्हारी कैटलाइज्ड के लिए। अब बच्चों यहाँ पे 3 चीजें नोट करो, नोट 3 थिंग्स। पहला, एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट कांस्टेंट फॉर कैटलाइज्ड इज ग्रेटर देन रेट कांस्टेंट फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अरे हाँ तो बोल दो भाई। दूसरा, फॉर्मूला एक बनाने वाला हूं मैं, ध्यान से देखो। K वॉज A e⁻⁻ -EA/RT, हाँ है ना? एंड रेट कांस्टेंट फॉर कैटलाइज विल बी A e⁻ -EAC/RT, हाँ है ना? बच्चों डू यू रियलाइज यहाँ पे मैंने A की वैल्यू सेम ले ली। नॉर्मली हम ले लेंगे अगर हमें कुछ नहीं दे रखा, विल अज्यूम द वैल्यू ऑफ A टू बी सेम। जो हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है उसकी वैल्यू हम सेम मान लेंगे, और यहां से अगर हम देखें तो हमारा ln KC/K क्या आएगा बच्चों? इट विल बी EA -EAC/RT। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ln ले लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट। कोई पूछ सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी में इतने का डिक्रीज आ गया तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया? समझ में आया नहीं आया? तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी में इतने का डिक्रीज आ गया तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया। थर्ड थिंग टू नोट, हम कहेंगे डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकल के आता था एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ है ना? गाइस बाय चांस तुम कैटलिस्ट ले लेते हो, डज इट इफेक्ट द फॉर्मूला? ऊपर वाले से देखो, डज इट रियली अफेक्ट हमारा? दिस वाज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, दिस वाज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, सॉरी दिस वाज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। इट डज नॉट इफेक्ट। डेल्टा एच की वैल्यू तो वही रहेगी ना बच्चों, डेल्टा एच तो वही रहेगा। तो गाइस यहां पे यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला। अगर कैटलिस्ट ले रखा है तो देयर विल बी नो चेंज इन फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच। दिस इज फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन। बच्चों किसी बच्चे को कोई भी डाउट इस चीज के अंदर, बोलो गाइस। बच्चों अरे ऑनलाइन वाले बोलो गाइस। यस सर, आ गया। ओके, effect of change in temperature on reaction rate। रिएक्शन रेट का मतलब हम एक तरीके से बात किसकी कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। बच्चे यहीं से ये तो हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं। देयर इज समथिंग एक्सपेरिमेंटल विच वी फाउंड आउट। ये तो हमें पता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, हाँ है ना? क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन व्हाट वी रियलाइज इज एज अ जनरल रूल एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, गाइस क्या कर रहे हो प्लीज आवाज में, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस डबल्स द रिएक्शन रेट।
ये तुम एक्सपोनेंशियल चीजें हम पढ़ रहे हैं, अगर तुम ध्यान से देखो, इट डबल्स द रिएक्शन रेट। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में तुम्हारा रिएक्शन रेट लगभग डबल हो जाता है। क्लियर गाइस? अगर तुम देखोगे इसका कर्व ही एक्सपोनेंशियल ही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस ये हमारा एक जनरल रूल है। मतलब एक काम करो, एक क्वेश्चन करो, फॉर 40 डिग्री राइज इन टेम्परेचर व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेट? बच्चों बताओ मुझे, ध्यान से करो बेटा। सर 8 टाइम्स। पहले 10 डिग्री राइज में कितना आया बच्चों? डबल हो गया। सेकंड 10 डिग्री राइज में कितना आया? 4 हो गया। थर्ड में कितना हो गया? उसका डबल हो गया। फोर्थ 40 डिग्री में 10 के तुम्हारे 4 टाइम्स आए, तो पहले में डबल हुआ, दूसरे में 4 टाइम्स हुआ, तीसरे में 8 टाइम्स हुआ, फोर्थ में 16 टाइम्स हो गया। तो तुम्हारा रेट इंक्रीजेस बाय 16। पांचवें कितना हो जाएगा गाइस? 30। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा? 40/10 करो। जो भी हमें दे रखा है राइज इन टेम्परेचर, बेसिकली ये क्या हो गया, एक तरीके से ऐसे करो, डेल्टा T/10। ये हमें वैल्यू क्या देगा बच्चों? n की। और 2⁻n इज द इंक्रीज इन रेट। अरे यार तुम रहने दो। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज समझ में आई नहीं आई? किस चीज को कहां पे रिलेट कर रहा है बच्चा? हाँ या ना बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? 2⁻n इज द इंक्रीज इन रेट। फाइन। अब गाइस जरूरी नहीं है वैल्यू 2 हो, ये 2 और 3 के बीच में हो सकती है। ठीक है ना बच्चों? इट माइट बी 2.1, इट माइट बी 2.2, 2.3, इट माइट वेरी बिटवीन 2 to 3। बाई चांस वो 2 to 3 के बीच में है, तो यहाँ पे 2⁻n के बजाय तुम क्या कर दोगे? उस वैल्यू, दैट वैल्यू बिटवीन 2 and 3, दैट रेज टू द पावर n गाइस। समझ गए? तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स of a reaction at 2 different temperatures differing by 10 degrees Celsius is known as temperature coefficient. ठीक है बच्चों? तुम रियलाइज करोगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो अभी हमने ऊपर देखा था वो क्या था बच्चों? देयर वाज 2। और 10 डिग्री राइज से 10 डिग्री टेम्परेचर राइज में तुम्हारा कितने का वो आता है? रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा, या रेट कांस्टेंट की जो रेशियो है वो कितने से डिफर करेगी? बाय अ फैक्टर ऑफ 2। हाँ या ना? मतलब ऐसे मान के चलो, टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिया 35 डिग्री सेल्सियस, और एक बार टेम्परेचर लिया 25 डिग्री सेल्सियस, उस पे के की वैल्यू निकालनी है, के एट 35 डिग्री सेल्सियस टू के एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस वैल्यू विल बी योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर एनी 2 टेम्परेचर डिफरिंग बाय अ फैक्टर ऑफ, बाय अ वैल्यू ऑफ 10। ठीक है ना बच्चों? दिस विल बी योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दिस वैल्यू इज एनीवेयर बिटवीन 2 to 3। हमने 2 के हिसाब से देखा था, तो 2⁻n वाज द इंक्रीज इन रेट, या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हाँ या ना? ठीक है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? अरे ऑनलाइन वाले बताओ भाई, से समथिंग, से के सर समझ में आया नहीं आया? कुछ तो बोलो भाई। यस सर। हर एक बच्चे को आ गया? Yes, sir. गुड, फाइन।